हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मिड टर्म जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन चल रहा था, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिया था। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आज आए हैं, जिसमें से हमें निकालना क्या है, वर्क डन किसी मूविंग पार्टिकल का इन अ फोर्स फील्ड इन सर्टेन डायरेक्शन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन। ओके, सो ये निकालना है। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है और ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि आप ये बोल रहे हो कि यस यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। सो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। यस, ये तो आपको पता ही होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है। नहीं पता तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वर्क इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क इसमें आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, एफ भी वेक्टर है डॉट डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर होता है। यस और नो। सो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लगा रहा हूं, फोर्स अप्लाई करने से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। यस और नो। सो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, फोर्स अप्लाई करने से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्मॉल वर्क डन हुआ है। सो अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन निकालना है अलोंग सर्टेन पाथ, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अलोंग दैट कर्व सी। सो अलोंग दैट कर्व सी मैंने यहाँ पर किया और हमारे पास ये फॉर्म बन गई, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। ओके, हाँ जी, तो एफ आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास एफ है। सो दिस इज योर एफ, एफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2zx माइनस वाई जे कैप प्लस z के कैप। सो दिस इज योर एफ एंड आर आपके पास, आपको पता ही है पोजिशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो डी आर, स्मॉल डी आर क्या आ जाएगा, दैट विल बी डी एक्स, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों ही में स्मॉल चेंज। तो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ओके, सो एफ ये रहा आपका, डी आर ये रहा, दोनों के बीच में क्या करना है भाई, डॉट। तो हम लोग कर देते हैं, वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट डी आर। सो अलोंग सी ये रहा एफ डॉट डी आर। सो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, अदर्स आर जीरो। सो आपके पास जो फाइनल इंटीग्रेंट अंदर का बनेगा, दैट विल बी 3x स्क्वायर डी एक्स, 2zx माइनस वाई डी वाई एंड z डी जेड। सो आपके पास फाइनली ये बन रहा है। अब ये तो बन गया वर्क डन, लेकिन अब जो किस डायरेक्शन में वर्क जो है वो कितना वर्क हो रहा है, ये मुझे निकालना है। सो ये डायरेक्शन आपके पास दिया हुआ है सी, जो कि है वो लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दिस पॉइंट। अब इस बीच, इन दोनों के बीच के लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी भाई इसके लिए। तो चलो निकालते हैं। तो निकालेंगे, लाइन पता ही आपको है ना, 3 डायमेंशनल सरफेस है, उसके बीच में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या होगा, वही x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसे लिखते हैं ना। सो ये दो पॉइंट है और 3 डायमेंशनल सरफेस में, तो उसके लिए लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है, सो x माइनस ए नॉट अपॉन ए वन माइनस ए नॉट इक्वल टू वाई माइनस बी नॉट अपॉन बी वन माइनस बी नॉट एंड z माइनस सी नॉट अपॉन सी वन माइनस सी नॉट, ये होता है। तो उसी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, अपने पास ए नॉट बी नॉट सी नॉट ये है, ए वन बी वन सी वन ये है, दोनों के बीच में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो ये आ गया, इज इक्वल टू क्या कर दिया, टी। इससे आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है जरा देखते हैं। इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा है x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू t, है ना, x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू t और z इक्वल टू 3t। क्यों, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, तो इक्वल है तो इसको एक इक्वलिटी साइन के साथ t ले लिया है, ताकि ये t के ही तीनों इक्वल हो जाए। सो x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t और z की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t आ गई, मतलब एक पैरामीट्रिक फॉर्म बन गया। अब पैरामीट्रिक फॉर्म बनने से ही मतलब नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, एक इंटीग्रेशन है तो वेरिएबल भी आपके पास एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी इंटीग्रेंट के अंदर आपके पास जो वेरिएबल है वो 3 वेरिएबल्स है। तो
तो कोई ना कोई एक पैटर्न हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर dx मैंने निकाल लिया, dy निकाल लिया, dt निकाल लिया, ताकि ये सारा कुछ जो है वो कंप्लीटली किस में चेंज हो जाए, t में। सो x भी t में, y भी t में, z भी t में, dx भी t में, dy भी t में और dz भी t में, और सारी वैल्यू t में आ जाएगी। तो भाई लिमिट भी मुझे किसकी लेनी पड़ेगी, t की। तो t की लिमिट क्या आएगी बताओ आप। देखो भाई x इक्वल टू अगर मैं 0 रखूं और x इक्वल 2 रखूं तो t की वैल्यू क्या आएगी, यही पता लग जाएगा ना। x की वैल्यू अगर 0 रखूं तो t की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 2 रखूं तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली y की वैल्यू अगर 0 रखूं तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू 1 रखूं t की वैल्यू क्या आएगी 1। तो दोनों में ही t की वैल्यू क्या आ रही है 0 to 1। यहाँ पर भी t की वैल्यू क्या आएगी 0 to 1, रखना है तो रख लो। z की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, z की वैल्यू 3 तो t की वैल्यू 1। सो t की वैल्यू डेफिनेटली कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी 0 to 1। सो बस इसको सेटिस्फाई इन सभी को यहाँ पे इंटीग्रेट में सब्सटीट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो 0 to 1, हमारा आंसर खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। 0 से 213 तक मुझे लाइन जो है वो ज्वाइन करनी है, जिसकी हेल्प से t की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 0 to 1। सो सभी को चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे x की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 2t, सो ये बन गया 2t स्क्वायर, dx की जगह 2dt, z की जगह 3t, x की जगह 2t, y की जगह t, dy की जगह dt, z की जगह 3t और dz की जगह 3dt। तो एक ही इंटीग्रल था और एक ही वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स जो है एक ही वेरिएबल में चेंज हो गए। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये सारा कुछ किया हमने। सो ये आ जाएगा आपके पास इवेल्युएट करके 24t स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 12t स्क्वायर माइनस t, और ये बन गया आपके पास 9t। इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t। सो यहाँ आप देख सकते हो t स्क्वायर ये बन जाएगा 36t स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस t और ये प्लस 9t, ये बन गया 8t। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो t³ और यहाँ पर हो जाएगा t²/2, कैंसिल आउट कर लेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 4 एंड अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे, ये अपने पास अपर लिमिट 1, सो 1 तो 1 ही रहेगा। 0 और लोअर लिमिट अपने पास 0 है, लोअर लिमिट 0 है अपने पास। सो अपर लिमिट डालेंगे 1, ओके। तो अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे 1, तो देखते हैं डायरेक्टली यही करके देखते हैं। 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 36/3 प्लस 8/2 और 0 डालेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, माइनस 0 0 प्लस 0, ठीक है। सो डेफिनेटली ये तो बन जाएगा आपके पास 3, कितना हो गया 12 और ये हो गया 4, सो 12 + 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई 16, ओके। सो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है इसमें वो आ रहा है 16। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी देख लेते हैं क्या है। सॉरी थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो ये अपन करने वाले हैं वो ये है, अपने पास स्टोक्स थ्योरम करेंगे, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके मुझे इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जिसमें f आपके पास ये दिया हुआ है और एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, एक कर्व या जो है सरफेस दिया हुआ है विच इज़ बाउंडेड बाय दिस हेमिस्फीयर। सो मुझे इसकी हेल्प से ये इंटीग्रल सॉल्व करना है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।